अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे फॉस्फोरिलेशंस को डिटेल के साथ। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस चेक किया था हमने कि किस तरह से नॉन साइक्लिक जो है वो साइक्लिक में शिफ्ट होता है और समटाइम्स साइक्लिक भी दोबारा नॉन साइक्लिक में वापस आ जाता है। ठीक है, तो कोई इतना एज सच कोई बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें। अगर आप फोकस करें तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। हाँ, एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया फॉस्फोरिलेशन के बारे में, वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है ना वो फोकस के साथ आज के लेक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलें जी। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट किस ने मुझे भेज दी है। हाँ जी बच्चों, किस ने मुझे असाइनमेंट भेज दी है? आप में से जल्दी से बता दो। हरी अप स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलें। जी बेटे ऊंचा बोल लेते हैं, अभी गेयर लगने दें मेरा। ठीक है, जैसे गेयर लगेगा इंशाल्लाह ऊंचा बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, असाइनमेंट किस ने भेजी है मुझे जल्दी से बताएं। शाबाश, मैंने भेजी है। शाबाश, मैंने भेजी है। और सर कैसे सेंड? बेटे मुझे इनबॉक्स करनी है। ठीक है, इनबॉक्स पे मैसेज कर देनी है आपने। जो मैसेंजर है ना, मैसेंजर पे मुझे जो है ना आपने पिक्स लेके अपलोड कर देनी है। अच्छा, किसी ने कंप्यूटर पे टाइप तो नहीं की? टाइप नहीं करनी है, हाथ से लिख के तस्वीरें बना के मुझे भेज देनी है। ठीक है, मैसेंजर पे सर बनाई थी, सेंड करनी है। कहाँ सेंड करें जी? मुझे इनबॉक्स में करनी है। ठीक है, मुझे इनबॉक्स करनी है। ठीक है, इससे वेरी गुड। आई हैव डन द असाइनमेंट। मैंने अच्छा, मैं नहीं है, मैंने आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। मोहम्मद साजिद साहब, मैं नहीं कह रहे कि मैं नहीं कह रहे। मैं नहीं खेड़ता हैं। सर आई हैव डन द असाइनमेंट, वेरी गुड। मैसेंजर पर सेंड किया सर। ठीक है बेटे बाकी लोग भी मैसेंजर पर सेंड करें, इंशाल्लाह आप लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। यस सर, वेरी गुड। यस सर, खुद लिखी है। अमल ने कहा है खुद लिखी है। अच्छा, अच्छी बात है बेटे। आप जैसे अच्छे बच्चों से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। उल्टा लगा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आवाज़ ठीक होगी आई होप। लो, कमाल हो गया आवाज़ है। अब आवाज़ जा रही है लाल तक, चेक करो। ले स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि एटीपी बनते कैसे हैं बच्चों। एटीपी बनते हैं केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से। केमियोस्मोसिस जो है ना, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि एटीपी बनाने के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती हैं। ऑस्मोसिस तो वैसे ही एक मशहूर टर्म है जिसमें मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो। तो केमियोस्मोसिस के अंदर एटीपी बनेंगे विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, लें स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताएं सारे लोग, बल्कि यही मैसेज करें। केमियोस्मोसिस इज द एटीपी प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स मेम्ब्रेन्स। बस इतनी सी बात है। मेम्ब्रेन समझ आ गया, इसका मतलब एटीपी बनाने वाली हर चीज मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स हुई हुई है। लो बोलो, लो बच्चों बोलो, एटीपी सिंथेसिस विच इन्वॉल्व्स मेम्ब्रेन। केमियोस्मोसिस इज द एटीपी सिंथेसिस विच इन्वॉल्व्स मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। अब जो है ना, मेम्ब्रेन किस तरह से इन्वॉल्व होगी और कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी? लुक एट दिस क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोगों का एक प्यारा सा क्लोरोप्लास्ट है जो मैं बना रहा हूं। उम्मीद है खूबसूरत बन जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट है एक। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये बनी हुई है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को एचडी में बना के चेक करेंगे और उसके ज़रिए एटीपी बनाने आज सीखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आपको पता है। इस तरह से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स अटैच होती हैं और इस पूरे गुच्छे को हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है,
इस पूरे गुच्छे को बच्चों हम ग्रेनम कहते हैं। तो खैर इस एटीपी को हम बनाना सीखेंगे। इसमें से इतने से पोर्शन को हम बड़ा करते हैं एचडी के अंदर ताकि आप लोगों को समझ आए। अब ये एक मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन को बनाएं तो ये आपको पता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इसके अंदर ही वो सारे फोटो सिस्टम वगैरह लगे हुए होंगे। स्टूडेंट्स ये एक बड़ा सा लगा हुआ है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के आगे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स लगे हुए हैं। सपोज ये एक पहला कैरियर है, इसको हम PQ कहते हैं, और उसके बाद एक और कैरियर है, उसको हम साइटोक्रोम कहते हैं या साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर एक और कैरियर आता है, उसको हम PC कहते हैं। ये अगर ये टेढ़ी बन रही है तो आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की है सीधी बनाने की। ये PC है, दिस इज कॉल्ड PC। ये मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स हुए हैं बच्चों सारे कैरियर्स, और उसके बाद फिर ये मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, आप सबको पता है। इसके अंदर ये प्रोटीन धसी हुई है, एम्बेड हुई हुई है। फिर एक बड़ा सा फोटो सिस्टम 1 आता है, ये भी इसी के अंदर धंसा हुआ है। फिर अगेन आप लोगों को मैं बताऊं कि इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह और पैरोडॉक्सिन FD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 का जो कैरियर है वो फिक्स हुआ है, ठीक है? और उसके साथ एक एंजाइम NADP रिडक्टेज फिक्स हुआ है, और एंड पे एक्चुअली एक बड़ा सा एंजाइम जो है ना वो मौजूद है जो कि ATP बनाता है। दिस इज द ATP सिंथेस। ये पूरी मेम्ब्रेन बड़ी करके आपको दिखा दिया। फुल जो मेम्ब्रेन थी, फाइनल एंड ब्यूटीफुल मेम्ब्रेन, ये आपको मैंने बड़ी करके जो है वो दिखाई है। इसके अंदर आपको हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन काम कैसे करती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर लगा क्या हुआ वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया। हर चीज़ मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुई हुई है, हर चीज़ जो है ना वो मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुई हुई है। ये ATP सिंथेज है, फाइनल एंजाइम, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ATP सिंथेज जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही फिट हुआ हुआ है, यानी हर चीज मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुई हुई है। अब होता क्या है आपको पता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो प्लास्टोक्विनोन को मिलते हैं, प्लास्टोक्विनोन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइटोक्रोम को मिलते हैं, साइटोक्रोम से कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन PC को मिलते हैं। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस्तेमाल करते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज होगी ना यहाँ से, इसके जरिए हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जाएगा अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। इस एनर्जी के जरिए जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है उसके जरिए हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जाएगा अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, और इनको थैलाकॉइड स्पेस के अंदर ले जाया जाएगा, थैलाकॉइड स्पेस के अंदर ले जाया जाएगा। सो ये मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, यानी ये हिस्सा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा है। और इस मेम्ब्रेन के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है जिसको हमने HD में बना के देखा है, इस मेम्ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा ल्यूमन है, या इसको हम स्ट्रोमा है, ल्यूमन ऊपर वाला हिस्सा है, ये स्ट्रोमा है और ये ल्यूमन है, ये स्ट्रोमा है और ऊपर वाले को ल्यूमन भी कहते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर है। अब देखना ये है कि किस तरह हाइड्रोजन आयन ऊपर और नीचे आते हैं। तो सबसे पहले ये अब आपके सामने मैं कीमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म मेंशन कर रहा हूं। व्हाट विल बी हैपेंड, क्या होगा? हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज होगी वो ATP बनाने में इस्तेमाल होगी। नो, इट्स रॉन्ग। इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ATP बनाने में इस्तेमाल नहीं होती। अब आप कहेंगे ये सर क्या कह रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं? हम तो कब से बचपन से ही कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स PS2 से PQ पे गए हैं, फिर वो साइटोक्रोम पे गए हैं, फिर वो प्लास्टोसियानिन पे गए हैं, इनकी रिलीज हुई एनर्जी को ATP बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। नो, इट्स रॉन्ग। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करेंगे इनसे हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 से एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे विल रिलीज एनर्जी। इस एनर्जी से ATP नहीं बनेंगे, बल्कि इस एनर्जी से
हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाएगा, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये जो हाइड्रोजन आयन है जब पंप होंगे और ये इंटीरियर स्पेस में चले जाएंगे पंप होने के बाद, तो याद रखें इस काम के अंदर एनर्जी खर्च होगी, वही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन से आई हुई एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी हाइड्रोजन्स के पास है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया गया है, पंप किया गया। पंप का मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वो एनर्जी हाइड्रोजन आयंस के पास है। बस ये फर्क था। ये यहां घूम रहे हैं, यहां पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, मजीद हमने इनको ट्रांसपोर्ट किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया, इनकी कंसंट्रेशन इंटीरियर स्पेस में और ज्यादा हो गई। अब ये हाइड्रोजन आयंस एटीपी सिंथेस के हत्थे चढ़ जाएंगे। जब ये एटीपी सिंथेस के हत्थे चढ़ जाएंगे तो उनके हत्थे चढ़ने के बाद ये दोबारा से पंप होने के बजाय डिफ्यूज होंगे अक्रॉस एटीपी सिंथेस। जब ये एटीपी सिंथेस के अक्रॉस डिफ्यूज होंगे तो यहां पर मौजूद होगा एडीपी और फॉस्फेट। ये हाइड्रोजन्स जब डिफ्यूज होंगे तो इनकी डिफ्यूजन में दोबारा से एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी जो इन्होंने अपने अंदर स्टोर की थी, अब वो एनर्जी रिलीज होने के बाद एटीपी बनाने में इस्तेमाल होगी। सो फर्क कोई नहीं पड़ा, बस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डायरेक्टली एटीपी को मिलने के बजाय पहले हाइड्रोजन्स को मिली, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई इन द हाइड्रोजन आयंस, जो कि ग्रेडियंट बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम है, उधर ज्यादा है। और जब हाइड्रोजन आयंस वापस डिफ्यूज होते हैं, वापस आते हैं, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अगेन दे रिलीज एनर्जी, अगेन दे रिलीज एनर्जी। और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी बनाने में इस्तेमाल होगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, जो कि एंजाइम मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुआ हुआ है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एटीपी, यानी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस्तेमाल होने के बजाय हाइड्रोजन्स की एनर्जी इस्तेमाल हुई। तो पहले हाइड्रोजन पंप हुए, पहले हाइड्रोजन पंप हुए और उसके बाद हाइड्रोजन वापस डिफ्यूज हुए। पंपिंग लो टू हाई हुई है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली हुई है जिससे एनर्जी रिलीज हुई है जो उन्होंने अपने अंदर स्टोर कर ली थी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट था एटीपी बनाने का वो अचीव हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन। सारा रोल इस मेम्ब्रेन ने प्ले किया। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी वो भी मेम्ब्रेन में फिक्स हुई है, जो एंजाइम है एटीपी सिंथेस वो भी मेम्ब्रेन में फिक्स हुआ हुआ है, जो पंपिंग है वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, जो डिफ्यूजन है वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। ठीक है, चलें जी। अब मैं आपको आसान करके समझाता हूं, आसान करके समझाता हूं। सबसे पहले मुझे यह बताएं कि हमारा टारगेट क्या है, एटीपी बनाना, और ये एटीपी का रिएक्शन लिखा हुआ है। एटीपी तभी बनता है, एटीपी तभी, बच्चों आप कमेंट्स ना करें, जब आप कमेंटिंग करते हैं ना फिर आप लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है सर, आपकी आवाज डबल आ रही, नहीं बेटे मेरी आवाज सिंगल ही आ रही है, आवाज कट के आ रही है। ला हौला वला कुव्वा, हम आपको कहते हैं आवाज ठीक नहीं आ रही। चलें लें स्टूडेंट्स इतनी मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई सारी हैं। चलें सुने बच्चों, हम लोग बनाना चाहते हैं एटीपी। ठीक है, एटीपी तब बनता है जब एडीपी और फॉस्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं, पहली बात। और ये रिएक्शन तब करते हैं जब इनको एनर्जी मिलती है। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी का सोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजर रहे हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ये बात हमें पता है। हमने पढ़ा था कि उनकी एनर्जी इस्तेमाल होकर एटीपी बनाने में काम आती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं काम आती। जो इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से सुनना है, मैं इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना है। जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़ाया हुई, रिलीज हुई है, उस एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया गया। और ये बात बचपन से आपको पढ़ाई हुई है मैंने कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है, एटीपी यूज होते हैं, पंपिंग कहते हैं उसको। जब भी पंपिंग का वर्ड है इसका मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे साबित है? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम है और अंदर
स्पेस, यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर ये पार्ट, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं। ये अगर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं तो मैंने इतने से हिस्से को बड़ा किया है, इतने से हिस्से को मैंने बड़ा किया है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, थैलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस है, और इस मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, ये स्ट्रोमा है जो क्लोरोप्लास्ट का होता है। अब आपने देखना होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी खर्च करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज हुई एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी अपनी दे दी है, अब वो एनर्जी हाइड्रोजन्स को मिल गई है, अब वो एनर्जी हाइड्रोजन्स को मिल गई है। तीसरी मर्तबा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अब वो एनर्जी हाइड्रोजन्स को मिल गई है और हाइड्रोजन्स पंप हो गए हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पंप हुए हैं। किसके पास है एनर्जी, अगेन मैं बता रहा हूं हाइड्रोजन के पास है। इस बात को मैंने लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर स्टोर हो गई है। ये एनर्जी एक्चुअली आई कहां से है, इलेक्ट्रॉन से आई है। इस वक्त किसके पास है, हाइड्रोजन आयंस के पास है। हाइड्रोजन आयंस के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा एक्साइट हुए होंगे ना, बिल्कुल। इनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी जब ये दोबारा से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएंगे। अगेन वही चीज, जब भी कोई चीज हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आती है दोबारा उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो जब ये दोबारा से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएंगे डिफ्यूजन के जरिए, तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो रिलीज हो जाएगी। अब वो एनर्जी एटीपी बनाने में इस्तेमाल होगी, जो कि एटीपी सिंथेस के जरिए होगी। इसका मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ही इस्तेमाल हुई है, लेकिन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुई। पहले वो मिली हाइड्रोजन्स को, तो हाइड्रोजन इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे चले गए, लो से हाई चले गए, और जब ये वापस हाई टू लो आएंगे तो इन्होंने जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर की थी, जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की थी, वो ये रिलीज कर देंगे यहाँ पे। जब ये एटीपी सिंथेस के जरिए एनर्जी रिलीज करेंगे तो एटीपी सिंथेस खुशी खुशी इस एनर्जी के जरिए एडीपी और फॉस्फेट का रिएक्शन करवाएगा और एटीपी बना देगा। सो फाइनली डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन से एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी सिंथेस इन्वॉल्व होगा और वो एटीपी बना देगा। तो मैंने कल और आज वाले में सिर्फ ये फर्क डाला है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो एटीपी ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 में रिलीज हुई थी, वो डायरेक्टली नहीं एटीपी में गई, वो पहले गई है हाइड्रोजन्स के पास। हाइड्रोजन्स ने उस एनर्जी को अमानत के तौर पे यूज किया। पंपिंग के लिए एनर्जी कहां से आएगी, इलेक्ट्रॉन से आएगी। पंपिंग जो हाइड्रोजन की हुई है उसके लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आई है। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स की ही एनर्जी है जो पहले पंपिंग में इस्तेमाल हुई, तो वो हाइड्रोजन्स के अंदर सेव हो गई। अब वो एनर्जी रिलीज होगी तो एटीपी बनाने में काम आएगी। सर पंपिंग में एनर्जी यूज नहीं होती बेटे, आप जाके ना नाश्ता करें, फिर जो है ना वो आप वापस आइएगा। जब मैं कह रहा हूं एनर्जी यूज होती है, आपको किसने मशवरा दिया कि यूज नहीं होती? पंपिंग में हमेशा एनर्जी इस्तेमाल होती है, हमेशा। एनर्जी के बगैर पंपिंग नहीं हो सकती। चलें जी, कितने हाइड्रोजन आयन से कितने एटीपी बनते हैं जो एनर्जी, बेटे ये मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। सो हमें बस इतना पता है कि एटीपी बनाने के लिए हमें 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। वो जब बन जाएगी तो एक एटीपी बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। स्कोप से बाहर ना जाया करें। अब ये जो एटीपी बन गई और लास्ट लेक्चर में NADPH भी बन गया था, अब इनको इस्तेमाल करके हम लोगों ने शुगर बनानी है। शुगर बनाने के लिए हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसको हमने केल्विन साइकिल भी कहा हुआ है। केल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे। ये बता दें बच्चों, इतना क्लियर है? बेटे मैं क्वेश्चन अच्छा सर मैं क्वेश्चन कर रहा था कि होती है,
अच्छा तो बेटा आगे क्वेश्चन मार्क लगा है ना, मुझे लगा कि आप मुझे मशवरे दे रहे हैं कि नहीं होती, ये होती है। चले, इज इट क्लियर? एटीपी में हाइड्रोजन्स का जो इस्तेमाल है वो क्लियर है। चले, 2 पानी इज इक्वल टू 3 एटीपी, 2 NADP। अच्छी बात है बेटे, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप बुक से बाहर खुद रहें, बाकी बच्चों को ना लेके जाएं, ठीक है? आई रिक्वेस्ट यू। आपको पता है सारे बच्चों का लेवल उतना नहीं ना होता, फिर जो है ना लोग अनट्रैक भी हो जाते हैं, इसलिए हमें पता है कि कितना बताना है कितना नहीं बताना। तैयबा, सो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है दैट्स वेरी गुड, यू हैव एक्सीलेंट माइंड सेटअप। सर नहीं सर, मैं आपको मशवरा नहीं। अच्छा ठीक है चले, एटीपी बन गया। चले अब केल्विन साइकिल पे चलते हैं। केल्विन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले जो है ना कार्बन फिक्सेशन होगी। हमारा टारगेट है कि हम उन एडीपी और NADPH को इस्तेमाल करके शुगर बनाएं। देन रिडक्शन होगी और रिडक्शन के बाद रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन बड़ा आसान करके समझाऊंगा, ठीक है? पूछ रही हूं सर, बता नहीं रही। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है। सर वी हैव सेम, क्या बेटे सेम क्या है? मुताहर आप क्या सेम क्या है बता दिया करें ना। ले स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीज है? अब आप देख लें, वी हैव व्हाट? वी हैव एटीपी, we have NADPH, we also have कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं तो हम फिर बना सकते हैं क्या चीज़? we have precursor and enzymes। ये चीज़ें केल्विन साइकिल्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगर ये चीज़ें पूरी होंगी तो हमारा केल्विन साइकिल चलेगा, वरना केल्विन साइकिल नहीं चलेगा। नोट कर लें, केल्विन साइकिल के लिए क्या क्या चाहिए? केल्विन साइकिल के लिए एटीपी चाहिए, केल्विन साइकिल के लिए हमें NADPH चाहिए, केल्विन साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, केल्विन साइकिल के लिए प्रीकर्सर चाहिए जो हमेशा हर साइकिल में पहले से रिप्रेजेंट होता है, और हमें एक एंजाइम्स चाहिए जो हर स्टेप के अंदर उस रिएक्शन को कैटालाइज करें। सो साइकिल स्टार्ट होने के लिए हमेशा याद रखें प्रीकर्सर होता है। यहाँ पे जो प्रीकर्सर है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैं आपको 2-3 फेरे लगवाऊंगा, हर फेरे में नई चीजें क्लियर करवाऊंगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और प्रीकर्सर आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रीकर्सर क्या है? प्रीकर्सर हमेशा साइकिल में पहले से एंटर होता है और साइकिल खत्म होने के बाद दोबारा रीजनरेट होता है। सो कार्बन फिक्सेशन करवाने लगे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगी और 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनाएगी जो कि अनस्टेबल होगा, वो फौरन टूट जाएगा और वो टूटने के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा? ये एटीपी इस्तेमाल करेगा जो कि हमने पहले से तैयार रखा हुआ है, उसके फॉस्फेट यूज करके 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ये दोबारा जब बताऊंगा तो मजीद क्लियर होगा। सो किसी ने बीच में ये नहीं कहना कि ये क्या हो रहा है। सो पहले इनके नाम याद कर लें, नाम याद हो जाएंगे तो मजीद समझने में आसानी होगी। सो फॉस्फेट लिए एटीपी से और देखें पहले फॉस्फोग्लिसरेट है, अब बिसफॉस्फो यानी फॉस्फेट बढ़ गए हैं। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन होगी। इसकी रिडक्शन से ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। यहां पे क्या हुआ? एक्चुअली रिडक्शन हुई है। अब ये रिडक्शन समझानी पड़ेगी आपको। अगर तो किसी को केमिस्ट्री अच्छी आती है तो मेरा नहीं ख्याल उसको कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब जिस नाम के एंड पे 8 आता है ना, वो किसी एसिड का ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, आयनिक ग्रुप होता है 8। जैसे सक्सिनिक एसिड से सक्सिनेट, एसिटिक एसिड से एसिटेट, तो ग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब रिडक्शन हुई है
तो देखें ये क्या बन गई है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। क्या आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ कि जब भी एसिड्स की रिडक्शन होती है तो एल्डिहाइड बनता है? यस और नो? हाँ 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 हाँ। ये बच्चों ये हंस इसलिए रहा हूं कि मैंने आपको केमिस्ट्री के साथ लिंक कर दिया है, ठीक है, आप लोगों ने नहीं हंसना। एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है कि नहीं बनता? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सीक्वेंस है कि जब एसिड्स की रिडक्शन होती है तो एल्डिहाइड बनते हैं, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। और जब एल्डिहाइड या कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो दोबारा से एसिड बन जाता है, ठीक है। तो चेक करें, अब ये एल्डिहाइड बना, यही एल्डिहाइड बेसिकली हमारी शुगर है, यही हमारी क्या बच्चों शुगर है जो हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगी, और यही वापस रीजनरेट होगी, यही वापस रीजनरेट होगी G3P। अब G3P जो है ना, ये रीजनरेट होने के लिए पहले कन्वर्ट होगी राइबोलोस फॉस्फेट में, राइबोलोस फॉस्फेट में, और राइबोलोस फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होगा राइबोलोस बिस फॉस्फेट में, और यह साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यह साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ नाम याद करवाएं आपको, मिला क्या हमें? हमें मिला G3P जो कि एक एल्डिहाइड है। और क्या आपको पता है एल्डिहाइड शुगर्स का फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड शुगर्स का फंक्शनल ग्रुप है, यस और नो? यस। शुगर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। सो दिस इज द शुगर विच इज अवर आउटपुट। सो ये सारी चीजें इस्तेमाल करके हमें क्या मिली है? शुगर। और शुगर भी कौन सी मिली है? ग्लूकोज? ना 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 ना, हमें मिली ट्रायोज। लो रो सारे वो बैठ के जो कहते हैं ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, कहां है ग्लूकोज? देयर इज नो ग्लूकोज इन कैल्विन साइकिल, देयर इज ओनली अ ट्रायोज। अब हम दोबारा दूसरा फेरा लगाते हैं, दूसरा फेरा लगाते हैं। दूसरा फेरा जो है वो लगाने के लिए हमें थोड़ा सा ये ऐसे करना पड़ेगा ताकि वहां पे चीजें नजर आए। लें जी, इतना कर लें, ठीक है बच्चों। अब हम आपके सामने ड्रॉ करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। वी हैव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों सबको पता है कि राइबोलोस 5 कार्बन वाली शुगर होती है। बेटे NADPH अभी इस्तेमाल करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। दूसरा फेरा लग रहा है ना आपको, सब रुका। राइबोलोस 5 कार्बन वाली शुगर है। ये कार्बन, ये बबल कार्बन को शो करते हैं। इनके दोनों एंड्स पर फॉस्फेट है, बिस फॉस्फेट का मतलब है दोनों एंड्स पर फॉस्फेट है, कार्बन 1 के साथ भी और कार्बन नंबर 5 के साथ भी, कार्बन 1 के साथ भी और कार्बन 5 के साथ भी। ये मैंने राइबोलोस बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं। सो अब मैं 3 से स्टार्ट करने लगा हूं। 3 मॉलिक्यूल राइबोलोस बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कार्बन है। हर कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है ना, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है, बबल्स कार्बन को शो कर रहे हैं। बेटे अभी क्वेश्चन ना करें, एटीपी पे पहुंच गए हैं, कितने चाहिए? ठहर जो यार, ठहर जो, थोड़ी देर के लिए ठहर जो, फिजा ठहर जो थोड़ी देर के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन्स हैं। ये वाले कार्बन ज्यादा बड़े हो गए हैं, इनको थोड़ा छोटा कर लें। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड है। पहला रिएक्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड का 3 राइबोलोस बिस फॉस्फेट के साथ है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है रबिस्को। इट इज एक्टिंग एज कार्बोक्सिलेज इन दिस रिएक्शन, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रीकर्सर के साथ रिएक्ट करवा रहा है, इसलिए कार्बोक्सिलेज है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहां लगा दूं, ये 5 वाला कंपाउंड 6 वाले कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। सिंपल इज दैट। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, ये भी 6 वाला बन जाएगा। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, ये भी 6 वाला कंपाउंड बन जाएगा। सो बच्चों 3 एक कार्बन वाला कंपाउंड 3 5 वाले के साथ मिलके 3 मॉलिक्यूल बन गए 6 वाले। यहां पे ये बनते हैं, लेकिन यहां पे ये मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है बेटा, ध्यान से फोकस करें। आई विल नॉट रिपीट,
ध्यान से फोकस करें। 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल थे, तीनों की कॉर्नर पे एक एक कार्बन डाइऑक्साइड लग गई है, ये 6 वाले 3 मॉलिक्यूल बन गए हैं, 6 वाले 3। अब ये तीनों अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल होने की वजह से ये तीनों दरमियान से टूट जाएंगे, इसलिए बुक में डायरेक्ट क्या बनाया गया है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। जब ये तीनों टूटेंगे तो मैं इनको इस तरह से मेंशन करूंगा, ये 6 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन चुके हैं। गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इन 6 मॉलिक्यूल्स का नाम 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, लेकिन इनकी तादाद टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सो मल्टीप्लाई बाय 6, ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बच्चों, इस तरह थे ना 3, मैंने उन तीनों को उठा के नीचे एक सीरीज में लगा दिया। अब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के नाम से। चेक करें, जो यहां पे बना हुआ था ना वो ये आ गया, जो इधर बना था वो यहां आ गया, जो इधर बना हुआ था वो यहां आ गया। सबके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, और इन 6 के 6 मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ दे विल टेक एटीपी, 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 एटीपी चाहिए होंगे, और वो 6 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीनों के कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट लगता, 6 के कार्बन 1 के साथ भी फॉस्फेट लगेगा। जब कार्बन 1 के साथ भी फॉस्फेट लग गया तो नाम बना 1,3 बिस फॉस्फो। बिस तब लिखते हैं जब 2 चीजें लगी हों और मुख्तलिफ कार्बन पे लगी हों। अब ये 2 फॉस्फेट हैं, एक कार्बन 1 पे और एक 3 पे, इसलिए बिस लिखा है। अगर खाली बाय या ट्राई हो तो वो सेम कार्बन पे ग्रुप्स लगे होते हैं। सो 6 मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाई बाय 6। इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ फॉस्फेट का फर्क है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जस्ट कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है, और 1,3 बिस में कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है। ये रिएक्शन इसलिए होता है ताकि ये सबस्ट्रेट बन जाए नेक्स्ट एंजाइम के लिए, जिसने इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देना है, जिसने इसका 8 ग्रुप आइड ग्रुप में चेंज कर देना है, 8 एसिडिक के लिए और हाइड एल्डिहाइड के लिए। दिस इज द रिडक्शन। अब इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन के लिए आपको पता है, इस काम के लिए जो काम मैं अब आपके सामने करवाने लगा हूं, यानी एसिडिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करने लगा हूं, इसके लिए रिडक्शन कैसे होगी, विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन्स। और हाइड्रोजन कहां से लिए जाएंगे, NADPH से। NADPH हाइड्रोजन देके NADH में NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने हाइड्रोजन दे दिए, जब इसको हाइड्रोजन मिले और वहां से फॉस्फेट भी निकल आए, रिडक्शन कंप्लीट हुई, और ये हाइड्रोजन लेने के बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट शुगर्स में कन्वर्ट हो गए, 6 मॉलिक्यूल शुगर के बन गए। अब ये वाले जो फॉस्फेट हैं ये रिमूव हो गए हैं, जो कार्बन नंबर 1 पे लगे थे, और इसका नाम क्या बन गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 के साथ ही चल रहे हैं फिलहाल, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे बताओ, जो मैंने इससे पहले 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल मेंशन किए थे वो, और ये मुझे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक जैसे नहीं है। एक्चुअल में बच्चों ये एक जैसे नहीं है, एक्चुअल में ये बेटे आप लोग कमेंट्स ना करें, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, बाद में कीजिएगा। ये 6 मॉलिक्यूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई बताएगा इनमें फर्क क्या है। एक स्टेप पहले जो 6 मॉलिक्यूल बने हुए थे वो भी ऐसे ही थे एग्जैक्ट, और एक स्टेप के बाद जो 6 मॉलिक्यूल्स बने वो भी ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल में फर्क क्या है, कोई बताएगा क्या फर्क हुआ। रिडक्शन तो हुई, G3P बन गया 3PG से 3PG, और मैं एक्चुअली सवाल ये कर रहा हूं कि 3PG में और G3P में एक्चुअली फर्क क्या है। शाबाश, 3PG इज द एसिड, ये एसिड है, और G3P इज द शुगर। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से 3PG के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और G3P के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिहाज से G3P इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 3PG। कितने एमसीक्यूज क्लियर हुए। सो इनमें से ये वाली लाइन कमेंट कर दें, आपको कभी नहीं भूलेगी कि G3P इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 3PG। जल्दी से लिख दें। और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए था, वो हाइड्रोजन किससे लिया गया, हाइड्रोजन
NADPH से, और वो कितनों से लिया गया, जितने मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन करनी थी, 6 की करनी थी तो 6 NADPH इस्तेमाल होंगे, वो हाइड्रोजन देंगे और NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ all of you will comment G3P is the reduced, रिडक्शन हुई है ना, रिडक्शन हुई है. तो ये और ये एक्चुअली दिखने में सेम है, इस रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से दोनों सेम है, लेकिन G3P एक्चुअली इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 3PG. फंक्शनल ग्रुप का मैंने डिफरेंस बताया आपको, इनके नामों का डिफरेंस में फर्क समझाया. एक्चुअली दोनों कंफ्यूजिंग है, 3PG और G3P एक ही है, दिखने में लगता है कि सेम है लेकिन एक्चुअली सेम नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. वो एसिड है, ये शुगर है, वो कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है. उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, सॉरी उसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है. कितने फर्क हो गए. सो रिडक्शन के बाद ये एल्डो ग्रुप बना है, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म. वेरी गुड. सो ये बन गए. अब इनमें से ये जो एल्डिहाइड ग्रुप बने ये सब ट्रायोज हैं, इसीलिए चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया गया था कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये शुगर है और ये ट्रायोज है, लेकिन ये मॉडिफाइड शुगर है, ये फॉस्फोरिलेटेड शुगर है, इसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है. सो दिस शुगर इज फॉस्फोरिलेटेड, दिस शुगर इज फॉस्फोरिलेटेड मीन इसके पास फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पे. अब ये 6 मॉलिक्यूल हैं जी इसके, इन 6 मॉलिक्यूल में इन 6 में से एक कार्बन आउटपुट के तौर पर साइकिल में से निकल जाएगी, आउटपुट के तौर पर साइकिल में से एक शुगर निकल जाएगी जो कि ट्रायोज है. वी हैव दिस आउटपुट, और बाकी बची 5 शुगरें, 5 शुगरें वापस साइकिल में एंटर हो जाएंगी, 5 शुगरें वापस साइकिल में एंटर हो जाएंगी. सो 5 मल्टीप्लाई बाय G3P अगेन एंटर्स इनटू द कैल्विन साइकिल. ये रीजनरेशन पर्पस के लिए. अब रिडक्शन भी हो गई है, फिक्सेशन भी हो गई है. फिक्सेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी वो कार्बन अब इस मॉलिक्यूल का हिस्सा है, सो ये फिक्सेशन थी. रिडक्शन भी हो गई, हाइड्रोजन भी ऐड हो गए, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, हाइड्रोजन ऐड होने से फंक्शनल ग्रुप बदल गया, और फंक्शनल ग्रुप बदलने के बाद अब रीजनरेशन कैसे होगी. अब चेक करें बच्चों ध्यान से रीजनरेशन करवाने लगा हूं. बुक में ये वाला स्टेप राइबोलोस फॉस्फेट का RUP का मिसिंग है. वो कैसे मिसिंग है वो, लेकिन आपने मिस नहीं करना बच्चों. ये 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले. अब आप देखें क्या किया मैंने, आप लोग खुद कमेंट करेंगे मैंने कितने वाले कितने मॉलिक्यूल बना दिए. अगर मैं इस तरह से इनकी दोबारा रीअरेंजमेंट करूं, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, और अब हमें फॉस्फेट नहीं चाहिए इधर, अब हमें फॉस्फेट कहां पे चाहिए, 5वें कार्बन पे. एक फॉस्फेट 5 निकले ना फॉस्फेट, 2 जाया हो जाएंगे. जाया नहीं मतलब इधर ही पड़े होंगे. आपको पता फॉस्फेट ऐसे ही घूम फिर रहे होते हैं हाइड्रोजन की तरह. सो 2 घूमने चले गए, 3 इनकी 5वीं कार्बन पे अटैच हो गए. सो मेरा जो ख्याल है कि 3 वाले 5 मॉलिक्यूल्स अब 5 वाले 3 में कन्वर्ट हो गए हैं. दीज आर द राइबोलोस फॉस्फेट, RUP राइबोलोस. ये अब ट्रायोस कन्वर्ट हो गई है पेंटोस में. देखें इतना डीप बता रहा हूं आपको जाके. ये ट्रायोस थी ना, ट्रायोस थी 3 कार्बन वाली, और राइबोलोस पेंटोस है 5 कार्बन वाली है. सो ट्रायोस जब कन्वर्ट हुई पेंटोस में, टोटल कार्बन सेम रहेंगी. पहले भी 15 बन रही थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, अब भी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 ही है. सो 3 मॉलिक्यूल बन गए पेंटोस के, और पेंटोस का 5वां कार्बन फॉस्फोरिलेटेड है, इसको कहते हैं राइबोलोस फॉस्फेट. अब राइबोलोस फॉस्फेट से राइबोलोस बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल ये बन गए. कैसे बनेंगे, इनके पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट लगाना पड़ेगा. वो कैसे लगेगा, ADP चाहिए होंगे. सो वो तीनों फॉस्फेट ATP से लिए जाएंगे और वो ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये वाले फॉस्फेट में से हर एक फॉस्फेट किस पे लगेगा, RUP में लगेगा. RUP की फॉस्फोरिलेशन होने से रीजनरेशन भी हो जाएगी, राइबोलोस बिसफॉस्फेट बन जाएगा. अब ये राइबोलोस बिसफॉस्फेट वर्टिकल है. अब मैं इनको अगर इन्हीं को हॉरिजॉन्टल कर दूं, जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, इनको मैं ऐसे लिटा दूं, तो मेरा नहीं ख्याल, आपको नहीं पता, यहीं से हमने शुरुआत की थी.
यहीं से हमने शुरुआत की थी। क्या ये वही नहीं बन गए? इसीलिए इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ये वही वाले 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के प्रीकर्सर बन गए। सेम यहीं से नहीं शुरू की थी मैंने उन वर्टिकल शुगर्स को, ये शुगर है ना राइबोलोज, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लिटा दिया। वही है कि नहीं है? ये यस और नो? पेंटोज बन गई है और पेंटोज फॉस्फोरिलेट भी हो गई है दूसरी मर्तबा, यानी उसका राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मतलब है एक कार्बन नंबर 1 फॉस्फोरिलेटेड है और एक कार्बन नंबर 5 फॉस्फोरिलेटेड है। सो ये दोबारा बन गई है। सो रीजनरेशन में प्रीकर्सर दोबारा बना। सो ये एक और बात क्लियर हुई कि प्रीकर्सर वो होता है जो साइकिल में पहले से मौजूद हो और दोबारा साइकिल के बाद रीजनरेट हो जाए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आप मुझे बताएं, हमने एटीपी तैयार किया था, एटीपी इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमने NADPH तैयार किया था, NADPH इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड हमने एनवायरनमेंट से गेन की प्लांट्स के लिए, इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई? प्रीकर्सर ये वाला इस्तेमाल हुआ ना। और एंजाइम्स, यहां पे सिर्फ एक एंजाइम का नाम आपको पढ़ाया गया, लेकिन एक्चुअली हर स्टेप पे एंजाइम्स काम करते हैं। सो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये केल्विन साइकिल के लिए तैयार रखें, वो सारी चीजें इस्तेमाल हुई। मिला क्या आपको? मिला क्या है? एक केल्विन साइकिल से आपको क्या मिला बेटे? एक केल्विन साइकिल से आपको एक ट्रायोज मिलती है, एक ट्रायोज मिलती है। एक केल्विन साइकिल से एक ट्रायोज मिलती है। सो ग्लूकोज तो हेक्सोज है, तो सिंपल इज दैट ट्रायोज प्लस ट्रायोज, ट्रायोज और ट्रायोज मिलेंगी तो हेक्सोज बन जाएगी जो कि ग्लूकोज है। इसका मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 मरतबा केल्विन साइकिल, 2 मरतबा केल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है सर जी पूछें, अगर आपको 10 मॉलिक्यूल चाहिए ग्लूकोज के, 10 मॉलिक्यूल, तो कितनी मरतबा केल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा? बताएं जरा जल्दी से। अगर आपको 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के चाहिए, ट्रायोज के नहीं, हेक्सोज के, तो कितनी मरतबा केल्विन साइकिल आपको चलाना पड़ेगा? 20। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे यह बताएं, अगर आपको एक ग्लूकोज चाहिए तो कितने NADPH खर्च होंगे? एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने NADPH खर्च होंगे? हाँ जी, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने NADPH खर्च होंगे? एक ग्लूकोज बनाने के लिए NADPH कितने खर्च होंगे? 6 NADPH। गलत बेटे, 6 तो ट्रायोज बनाने के लिए खर्च हो रहे हैं। सो 6 इस ट्रायोज के लिए NADPH, 6 इस ट्रायोज के लिए, हेक्सोज के लिए 12 NADPH खर्च होंगे। हेक्सोज के लिए 12 NADPH। इसी तरह ATP, ट्रायोज बनाने के लिए 9 ATP खर्च हुए हैं, 6 इधर और 3 इधर, तो हेक्सोज के लिए 18 ATP खर्च होंगे। इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, शाबाश। सारे एमसीक्यूज क्लियर? इसको किस किस तरह से पकड़ा जा सकता है? अच्छा, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है, ये कैसे बन गया है, कैसे बना है, ये कैसे का जवाब आपको मैंने आज समझाया है। ठीक है, इस स्टेप को नहीं भूलना आपने। आपका सबसे मजेदार आज का जो स्टेप है ना, वो ये वाला है कि एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड बना है। इसी को मैं अप्लाई करूंगा ग्लाइकोलाइसिस में। अगर आपको ये भूल गया ना तो ग्लाइकोलाइसिस भी आपके ऊपर से गुजर जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से मैसेज कर दें। शाबाश, क्लियर है बच्चों, ये नहीं भूलना। ये भूल गए ना तो आप जो है ना, चलें स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास टाइम है, हम आगे रेस्पिरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बबल्स समझाई थी ना, ये बबल्स बड़े काम आई हैं आपके। ठीक है, इन बबल्स को कभी आप लोगों ने ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जब कोई चीज़ भूल जाए तो इन बबल्स से आप लोगों ने, अच्छा जी, लारिश ने क्या क्वेश्चन किया है? 18 ATP फॉर 1, नो बेटे, 9 ATP फॉर 1 ट्रायोस, 18 ATP फॉर ग्लूकोज। ठीक है,
ले स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की आमतौर पर दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी का रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल को हम ऑर्गेनिज्मिक भी कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर होती है। ये एमसीक्यूज है कि एक्सटर्नल किस लेवल पर होती है, और इंटरनल सेल लेवल पर होती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हम कहते हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात समझाने लगा हूँ, आपने ध्यान से इस डायग्राम पे गौर करना है, ठीक है। ये ना हो कि फिर आप लोग जो है ना प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, ठीक है बच्चों। ये किसी का गला है, आप में से ही किसी का ये गला है, ध्यान से आपने देखना है। ये ट्रैकिया ऐसे जाके मूव करेगा, ये लें जी, ये मैंने फास्ट ट्रैक डायग्राम आपके सामने बनाई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गई तो आप लोग कभी इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। लें स्टूडेंट्स, ये एयर, ये फूड के लिए है, यहाँ से फूड एंटर होती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, और यहाँ से एयर एंटर होती है। अब आपको बताते हैं एक्सटर्नल या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन क्या है। बच्चों, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज ओनली ब्रीथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग है। बच्चों, ब्रीथिंग की डेफिनेशन तो बताओ क्या है। बड़े आप लोग सियाने बनते हैं, ब्रीथिंग की डेफिनेशन तो बताए ना जरा क्या है। हाँ जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। हाँ जी बच्चों, अगर तो डेफिनेशन ब्रीथिंग की सही बताई ना, फिर मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। गलत बताई ना तो फिर ज्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ जी, स्टार्ट आज ले लिया ताकि कल जो है ना प्रॉब्लम ना हो इसको शुरुआत करने में। मुझे जरा ब्रीथिंग की डेफिनेशन बता दो, सिर्फ कॉन्सेप्ट आज दे रहा हूँ, आगे डिटेल नहीं बता रहा आज आपकी, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गलत, मैंने कहा था ना गलत बताया तो ज्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ जी, ये इसोफिगस है, ठीक है, खुराक की नाली है। ये भी आपने ध्यान से देखना है कि ये क्या बनाई है। ये बिल्कुल आपके हवा की पाइप के पीछे होती है। ले स्टूडेंट्स, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं बेटे गलत है। ले सुने, ब्रीथिंग का मतलब क्या है। जब आप सांस ले रहे होते हैं ना, तो क्या आप ऑक्सीजन को कहते हैं कि आप अंदर आए बाकी गैसें अंदर ना आए, कहते हैं। हवा में तो नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर्स भी है, नोबल गैसेस भी है। क्या आप में से किसी ने सांस लेते वक्त ये शर्त जो है वो लगाई है, हाँ भाई ऑक्सीजन आप अंदर आ जाए बाकी हवा कोई भी ना अंदर आए। सब लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, मैं आज आपको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिजेक्ट है बच्चों आप लोगों की डेफिनेशन रिजेक्ट है, ठीक है। कुछ की ठीक है, वो आप लोगों को खुद ही पता चल जाए किस किस की ठीक है। हाँ जी, क्या आप में से किसी ने कहा है, क्या आप में से किसी ने कहा है कि ऑक्सीजन आपने अंदर आना, नाइट्रोजन आपने नहीं अंदर आना, वाटर वेपर ने नहीं अंदर आना, नोबल गैस नहीं ना कहा। इसका मतलब पूरी हवा अंदर आती है और पूरी हवा ही बाहर निकलती है। सो हवा एयर जो है ना वो यहाँ से अंदर आती है, यहाँ से फिर ये इसोफिगस में जाने के बजाय लैरिंग्स के जरिए ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ये लंग्स में, और जब ये लंग्स में एयर पहुंचती है तो यहाँ पे ना बच्चों इस तरह से एयर सैक होते हैं, और एयर सैक के अंदर अल्व्यूलाई पड़े होते हैं। हम उनमें से एक अल्व्यूलाई को जब बड़ा करते हैं ऐसे, तो अल्व्यूलाई के अंदर बच्चों एयर आ जाती है। दिस वन इज अल्व्यूलस, ये एक अल्व्यूलस है। और अल्व्यूलाई के बाहर एक ब्लड वेसल होती है जिसको हम ब्लड कैपिलरी कहते हैं, इसमें ब्लड होता है। अब आपने ध्यान से समझना है कि हो क्या रहा है। कैपिलरी के अराउंड, अल्व्यूलस के अराउंड कैपिलरी है, यानी लंग्स में जब हवा पहुंचती है तो वो अल्व्यूलस के अंदर पहुंच जाती है, और उसके दो पर्दों के बाहर ब्लड होता है। सर मुताहिर का पढ़े क्या, ठीक है वो जी बेटे ठीक, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा जो मैं समझा रहा हूं उससे। एयर आ गई, पूरी की पूरी हवा लंग्स के अंदर मौजूद अल्व्यूलाई तक पहुंच गई, और ब्लड जो है ना वो कैपिलरी के अंदर आ गया। अब बच्चों इस लेवल पर गैसियस एक्सचेंज होगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्व्यूलस में आ जाएगी, और अल्व्यूलस से ऑक्सीजन जो है ना ये ब्लड में चली जाएगी। सो ये बेसिकली गैसेस एक्सचेंज है जो कहां पे हुई है, लंग्स के लेवल पर हुई है। सांस लेना गैसेस एक्सचेंज नहीं है,
ये एक्चुअली तबादला है। ब्लड ने एयर के साथ क्या कर दिया, लेन देन कर दिया, भाईजान मुझे ऑक्सीजन दे दो और मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। इनके दरमियान दो पर्दे हैं, एक ये एपिथीलियम है, ये एपिथीलियम एल्वुलस की है और ये एपिथीलियम के सेल्स कैपिलरी के हैं। सो ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी में एंटर होने के लिए दो पर्दों को क्रॉस करना पड़ा, एक एल्वुलाई के पर्दे को क्रॉस करना पड़ा और एक ब्लड कैपिलरी के पर्दे को क्रॉस करना पड़ा। सो ये ऑक्सीजन आ गई और इसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड यहां चलेगी। अब पूरी की पूरी एयर यहां से वापस जाएगी और वो एक्सेल हो जाएगी। सो पूरी एयर, इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सेल ऑफ एयर, यानी सिर्फ हवा का इनटेक और आउटटेक जो है ना, वो आउटफ्लो जो है ना, वो ब्रीथिंग है। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुई है, गैसियस एक्सचेंज। सो ब्रीथिंग के रिजल्ट में गैसियस एक्सचेंज हुई। अब ये जो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हुई है, ये कैपिलरी इसको किसी ऑर्गन तक लेके जाएगी, किसी टिश्यू तक लेके जाएगी और उस टिश्यू में जाके फिर क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, वहां पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी। जो ग्लूकोज हमने आज बनाया वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ में एनर्जी बनेगी जो कि हमारा टारगेट है। यह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इस खून के जरिए ब्लड में आएगी और यहां से एयर को मिल जाएगी और एयर इसको वापस। सो मुकम्मल एयर का आना और मुकम्मल एयर का निकलना इज कॉल्ड ब्रीथिंग। उसके नतीजे में लंग्स के लेवल पर होती है गैसियस एक्सचेंज और इसके नतीजे में फिर ऑक्सीजन जब टिश्यूज में जाएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, जिसकी ये इक्वेशन है। ठीक है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एस्पिरेट रफ ब्रीथिंग और द एब्सेंस ऑफ एन एस्पिरेट स्मूथ ब्रीथिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। बेटे आप ना कॉम्प्लेक्स बातें ना करें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करेंगे ना आपके एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, लें जी, तो ये सीक्वेंस है, पहले ब्रीथिंग होगी, सिर्फ हवा का इन होना, उसके नतीजे में गैसेस एक्सचेंज होगी एट द लेवल ऑफ लंग्स और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। इनमें से जो बायोकेमिकल रिएक्शन के जरिए होगी वो सिर्फ रेस्पिरेशन कौन सी वाली है, इंटरनल, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कोई चक्कर नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो हवा अंदर आ रही है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है और कम कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हवा बाहर जा रही है उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सो कंसंट्रेशन का फर्क जरूर है, लेकिन मुकम्मल एयर इनटेक होती है और मुकम्मल एयर ही एक्सेल होती है। ये जो फर्क आता है ये लंग्स के लेवल पर आता है, जिसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। सो ब्रीथिंग गैसेस एक्सचेंज नहीं है और गैसेस एक्सचेंज ब्रीथिंग नहीं है। ब्रीथिंग होती है ऑर्गेनिज्म के नाक के लेवल पर और गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स के लेवल पर, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पर होती है। तो तीनों के लेवल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हमने इसको डिटेल से लेकर चलना है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। सो ये हम कल लेके चलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और बट सर हमने अपने लिए करनी नहीं, बेटे अपने लिए ना करें, अपने लिए वही करें जो मैंने बताया। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं जी कल, और कल तक जो आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे।